आप सबने कठपुतली का खेल तो देखा होगा, जहां एक आदमी डोरियों से उसे नचाता है। मगर जरा तसव्वुर करें, अगर ये कठपुतली लकड़ी की नहीं बल्कि जिंदा इंसान से बनाई जाए और डोरियां आपके हाथों में नहीं, किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में हों। पाकिस्तान के शहर कराची में रहने वाला सलीम अपनी बीवी और अपने इकलौते बेटे अहमद के साथ एक सादा सी जिंदगी गुजार रहा था। सलीम को अपने बचपन की यादें बेहद अजीज थीं। अक्सर रात को वो अहमद को अपने गांव की बातें सुनाता। मिट्टी की खुशबू, कच्ची गलियां, मेलों की रौनक और ख़ास तौर पर कठपुतली का तमाशा। जब भी सलीम कठपुतली के तमाशे का जिक्र करता, अहमद की आंखें चमक उठतीं। वो जिद करने लगता, अब्बू, मुझे भी वो कठपुतलियां दिखाएं जो डोरियों से नाचती हैं। गर्मियों की छुट्टियों में अहमद की ये जिद और सलीम की अपनी यादों ने मिलकर एक फैसला करवा दिया। सलीम ने अपने बेटे को अपने आबाई गांव नूरपुर ले जाने और वहां लगने वाले मेले में कठपुतली का तमाशा दिखाने का मंसूबा बना लिया। बीवी ने भी खुशी से हाँ कर दी, ये सोचकर कि ये सफ़र उन सब के लिए एक खूबसूरत याद बन जाएगा। चंद दिन बाद वो लोग सलीम के आबाई गांव नूरपुर पहुंचे। गांव के बाहर ही रंग बरंगी झंडियां लगी थीं, ढोल की आवाज़ें फिजा में गूंज रही थीं और लोगों का हुजूम साफ बता रहा था कि वहां मेला लगा हुआ है। बच्चे खुशी से भाग रहे थे, खिलौनों की दुकानें सजी थीं और हर तरफ एक अजीब सी रौनक फैली हुई थी। कुछ देर में कठपुतली का खेल शुरू हुआ। कठपुतली का खेल बिल्कुल आम सा था। हंसते मुस्कुराते चेहरे, बच्चों की तालियां और ढोल की हल्की हल्की थाप। अहमद खुशी से उछल रहा था, हर कठपुतली को गौर से देखता, कभी हंसता तो कभी तालियां बजाता। खेल खत्म हुआ तो अहमद की नज़र एक कठपुतली पर जाकर ठहर गई। वो लकड़ी की बनी हुई थी, छोटी सी नाक, बड़ी आंखें और हल्की सी मुस्कुराहट। अहमद ने फौरन सलीम का हाथ पकड़ लिया, अब्बू, मुझे ये वाली चाहिए। सलीम ने कीमत पूछी और कठपुतली खरीद ली। कठपुतली वाला अहमद को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये कठपुतली बिल्कुल तुम्हारी तरह है बेटा। सलीम ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अहमद खुशी खुशी कठपुतली सीने से लगाकर चल पड़ा। मेला खत्म हुआ और चंद दिन बाद वो वापस कराची आ गए। सफर की थकन थी। अहमद ने अपनी कठपुतली अपने कमरे की अलमारी के पास रख दी और कपड़े बदले बगैर ही बिस्तर पर लेटकर सो गया। रात काफी गुजर चुकी थी। सलीम पानी पीने के लिए उठा तो अहमद के कमरे के पास से गुजरा। अचानक वो रुक गया। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी और साथ साथ हल्की हंसी। सलीम ने दरवाजा आहिस्ता से खोला। अहमद बिस्तर पर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। सलीम ने हैरत से पूछा, अहमद, किससे बातें कर रहे हो? अहमद ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया, अब्बू, कठपुतली से। सलीम ने एक लम्हा कमरे पर नजर दौड़ाई। कठपुतली वहीं रखी थी। उसने मुस्कुराकर अहमद के सर पर हाथ फेरा। सो जाओ बेटा, थकन है सफर की। अहमद लेट गया। सलीम ने उसे बचपना समझा और दरवाजा बंद करके चला गया। अगली सुबह अहमद बाहर खेलने नहीं गया। न गली में न सहन में। वो पूरा दिन अपने कमरे में बैठा रहा, कभी कठपुतली को गोद में लेकर, कभी उससे आहिस्ता आहिस्ता बातें करता हुआ। पढ़ने बैठता तो किताब एक तरफ पड़ी रहती और कठपुतली उसके सामने बैठी होती। सलीम ने कई बार टोका। आखिरकार गुस्से में आकर कमरे में दाखिल हुआ और कठपुतली को झपट कर पकड़ लिया। बस बहुत हो गया। वो कठपुतली को अपने कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। अहमद खामोश हो गया, गैर मामूली हद तक खामोश। उसी रात सलीम हस्बे आदत अहमद का हाल देखने आया। दरवाजे के पास पहुंचते ही वो रुक गया। कमरे के अंदर से मध्यम सिसकियों की आवाज आ रही थी। सलीम ने दरवाजा आहिस्ता से खोला। अहमद बिस्तर पर बैठा था। सामने वही कठपुतली। उसकी लकड़ी की आंखों से नमी टपक रही थी। वो रो रही थी। अहमद सर झुकाए उसके बातें कर रहा था। चुप हो जाओ, अब्बू को नहीं बताऊंगा। सलीम का दिल जोर से धड़का। उसने बगैर कुछ सोचे कठपुतली को उठाया और घर से बाहर जाकर जोर से फेंक दिया। लकड़ी जमीन से टकराई। एक खुश्क आवाज गूंजी। और वहीं अगले ही लम्हे कठपुतली दोबारा कमरे में थी, इसी जगह, इसी हालत में, जैसे वो कभी गई ही ना हो। सलीम के हाथ कांपने लगे और उसे पहली बार यकीन होने लगा कि ये सिर्फ एक खिलौना नहीं था। उस रात के बाद अहमद बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए। वो कम बोलता, मगर जब बोलता तो उसकी आवाज में अपनापन नहीं होता। कभी कभी वो ऐसे अल्फाज बोल जाता जो उस उम्र के बच्चे जान ही नहीं सकते थे। सलीम ने महसूस किया कि अहमद अब कठपुतली से खेलता नहीं था, बल्कि उसकी बात मानता था।
ایک رات احمد نے نیند میں اچانک کہا، ابو، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کا ہوں۔ سلیم کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگلے دن سلیم احمد کو لے کر گاؤں کے ایک بوڑھے شخص بابا کریم بخش کے پاس گیا۔ وہ شخص میلے کے بارے میں سب جانتا تھا۔ بابا کریم نے جیسے ہی کٹھپتلی کو دیکھا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ کھلونا نہیں ہے، وہ کانپتی آواز میں بولا، یہ قید ہے۔ اس نے بتایا کہ برسوں پہلے ایک آدمی بچوں کو بہلا کر غائب کر دیتا تھا۔ ان کی روحیں ایک خاص عمل کے ذریعے کٹھپتلیوں میں باندھ دی جاتی تھیں۔ جب کوئی بچہ اسے دل سے اپنا لیتا ہے، بابا کریم نے احمد کی طرف دیکھا، تو وہ روح آہستہ آہستہ بچے کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ سلیم نے گھبرا کر پوچھا، اور پھر؟ بابا کریم کی آنکھوں میں خوف تھا۔ پھر کٹھپتلی آزاد ہو جاتی ہے اور بچہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اسی رات احمد تیز بخار میں تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، مگر وہ احمد نہیں تھا۔ وہ کٹھپتلی کمرے کے بیچ کھڑی تھی۔ اس کی ڈوریاں اب نظر نہیں آ رہی تھیں۔ احمد نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ احمد کی نہیں تھی۔ وقت پورا ہو گیا ہے، وہ آواز کمرے میں گونجی۔ سلیم چیختا ہوا آگے بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے احمد کو چھونا چاہا، کمرے میں اچانک اندھیرا چھا گیا۔ جب لائٹ واپس آئی، کمرہ خالی تھا۔ نہ احمد، نہ کٹھپتلی، صرف فرش پر چھوٹی سی لکڑی کی ٹوٹی ہوئی انگلی پڑی تھی۔ اگلے دن سلیم کا دماغی توازن بگڑ چکا تھا۔ وہ ہر میلے میں ہر کٹھپتلی والے کو احمد کی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اور آج بھی جب کہیں کٹھپتلی کا تماشا لگتا ہے، ایک کٹھپتلی ایسی ہوتی ہے جس کی آنکھیں بالکل ایک گمشدہ بچے جیسی ہوتی ہیں، اور وہ تماشائیوں کو نہیں دیکھتی، وہ اپنے اگلے ساتھی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی آپ کسی کٹھپتلی کو عجیب انداز میں دیکھیں، سمجھ لیجئے یہ صرف تماشا نہیں، کچھ زندہ ہے، اور وہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔